सुरू करायची. आजची महत्वाची पत्रकार परिषद एवढ्यासाठी आहे की ज्यावेळेला पक्षाची निर्मिती झाली होती त्यावेळेला तुम्हाला कल्पना आहे करताना साहेबांची भूमिका आल्यानंतर ती भूमिका मीडियाच्या माध्यमातून अख्खे संपूर्ण भारतामध्ये जायची आणि ती भूमिका जात असताना काही वेळेला ती भूमिका तोडून मोडून भूमिका जायची आणि त्याच्यामुळे इतर राज्यांमधल्या लोकांमध्ये साहेबांविषयी माझ्या पक्षाविषयी प्रचंड एक वेगळ्या प्रकारची भावना निर्माण व्हायची आणि म्हणून त्या ठिकाणी असणारे बरेचसे जे काही वकील मंडळी होती, पत्रकार मंडळी होती किंवा तिकडे राहणारे लोक होते अख्ख्या संपूर्ण देशातली, या सगळ्या मंडळींनी त्यावेळेला असं वातावरण निर्माण केलं होतं की आम्ही जणू काही नॉर्थ इंडियन जे आहेत, उत्तर भारतीय लोक जे आहोत त्यांच्या प्रचंड विरोधातली लोक आहोत. आम्ही त्यांना मुंबईमध्ये खूप मारझोड करतो, त्यांना मुंबईमध्ये राहू देत नाही, अशा प्रकारच्या भावना संपूर्ण देशात झाल्या होत्या. आणि त्यावेळेला बऱ्याचशा लोकांनी झारखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगड अशा वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये साहेबांच्या विरुद्ध केसेस टाकल्या होत्या आणि ते गेले 2014 पासून, मला 8 पासून आम्ही त्या सगळ्या केसेसला सन्मान्य नितीन सरदेसाई आमचे नेते आणि सयाजी ॲडव्होकेट नागरे ही मंडळी तिकडच्या कोर्टामध्ये जाऊन सगळ्या भूमिका त्याला कोर्टासमोर जाऊन आपली मांडणी करत होती. परंतु एकंदरीत ह्या सगळ्यांची अजूनही कोर्टामध्ये बऱ्याचशा केसेस पेंडिंग आहेत. तर तसंच त्याच कोर्टांमध्ये ज्यांनी केस टाकल्या त्यातले एक सन्मान्य ॲडव्होकेट मिथिलेश कुमार पांडे हे दिल्लीहून आता आलेले आहेत आणि यांनी कोर्टामध्ये केसेस तिकडे टाकल्या होत्या. अशी बऱ्याच लोकांनी केसेस टाकले, त्याच्यावरती तेच बोलतील आणि त्याच्यामुळे मग त्यांना काय इकडे आल्यानंतर त्यांना काय अनुभव आलेल ते सांगतील आणि पुढे त्यांची काय भूमिका आहे ते बोलतील. आणि म्हणून आजच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची प्रेस आहे, कारण तशा प्रकारचा तो जो काही लोकांमध्ये भावना, समज, गैरसमज त्यावेळेला झाला होता मीडियाच्या माध्यमातून गेल्यामुळे, तर त्या संदर्भामध्ये मी मिथिलेश कुमारजींना सांगू इच्छितो की अभी आपको इसके बारे में बात करना है. आप मीडिया बंधुओं को अरे बाप रे, अच्छा असं आहे का तुमचं? ओके 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 ठीक है. आज मैं पहली बार नांदगांवकर साहब से मिला और जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो आते समय मैं सोच रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूं और अकेले ही आ रहा हूं और श्री राज ठाकरे जो पर्सनालिटी है उनके ऊपर मैंने 173 नंबर FIR किया, उस पर वारंट निकलवाया, नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाया. राज ठाकरे के सिक्योरिटी कैंसिल करने के लिए मैंने हाई कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला. राज ठाकरे साहब की पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनका इलेक्शन सिंबल सीज करने के लिए मैंने केस डाला, 3 रीट पिटीशन डाला. सुप्रीम में 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और 10 साल से मैंने बहुत सारे केसेस किए. तो अब एक रीट आ रहा है मंडे को 12 तारीख को हाई कोर्ट में. तो मैं सोचा कि मीडिया की रिपोर्ट मैंने बहुत देखी, लोगों की भावनाएं बहुत सुनी और वो मैं इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, पटना का रहने वाला हूँ, मैं टोटल नॉर्थ इंडियन हूँ. मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे है और मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो एक अधिवक्ता के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मेरे को लगा कि फाइनल आर्गुमेंट करने के पहले एक बार राज ठाकरे साहब से मिला जाए और अपना अनुभव देखूं. और हकीकत बता रहा हूं, इस उम्र में मेरी इतनी 20 साल 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं. मैं आया और मैं सीधा राज ठाकरे से मिलने का कोशिश किया. मैं नांदगांवकर साहब से संपर्क किया
तो मेरे को लगा कि वहाँ कुछ हंगामा होगा। जिस आदमी ने, मैं इतना उनको केस किया हूँ, FIR किया हूँ, देशद्रोह का मुकदमा किया हूँ, नफरत फैलाने का मुकदमा किया हूँ, वो तो राज ठाकरे साहब हमसे बहुत नाराज होंगे, उनके कार्यकर्ता तो मेरे को बहुत मारेंगे। लेकिन मैं हिम्मत करके गया और यकीनन मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे ऐसे बात किया जैसे वो हमारे बहुत ही पुराने परिचित हों और मेरे बड़े भाई हों। और जितना उन्होंने बड़ा दिल करके, बड़े ही आत्मसम्मान के साथ मुझे सम्मान दिया, मुझे बराबर में बिठाया और मुझे चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया। उन्होंने बोला कि आपको अगर लगता है कि ये गलत है या सही है, आप बताओ। और मैं रिसर्च करके गया था प्रॉपर चीज़ें उनको बताने के लिए। तो सुप्रीम झारखंड गवर्नमेंट में, झारखंड में राज ठाकरे साहब के ऊपर कई FIR दर्ज हुआ है कि ये नफरत फैलाते हैं, नॉर्थ इंडियन को तंग करते हैं, उनको मारते हैं। पटना, बिहार में कई सारे FIR हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं। और इन सब जगहों को मैंने दौरा किया, तमाम लोगों से मिला। और उस बिना पर मैं दिल्ली सरकार को, मैं जो बोलूँगा किसी के कहने से नहीं, मैं किसी को जानता भी नहीं, मैं वो बातें बताऊँगा, मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दूंगा कि मैं दिल्ली सरकार को लेटर लिखा जब ये फाइनल आर्गूमेंट के लिए आया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जो धाराएं होती है 153A, भड़काऊ भाषण देना, नॉर्थ इंडियन के बारे में बुरा बोलना, इसके लिए 153A में केस करने के पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। वो 196 CRPC एक एक्ट है। 196 CRPC में पहले गवर्नमेंट बोलेगी, फिर केस चलेगा। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से मिला, कांग्रेस के टाइम में, भाजपा के टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि राज ठाकरे ने कुछ गलत नहीं बोला है। ये गवर्नमेंट का बता रहा हूं, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। मैं बिहार सरकार को अप्रोच किया, बिहार सरकार ने बोला कि राज ठाकरे के स्पीच में कुछ भी गलत नहीं है। हाई कोर्ट ने बोला कुछ भी गलत नहीं है। पिछले 10 साल से हम मुकदमा लड़ रहे हैं MNS के खिलाफ, लेकिन किसी कोर्ट ने इनके अगेंस्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कहीं गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है। तो मैं अपने लोगों को, अपने नॉर्थ इंडियन को ये मैसेज देना चाहता हूं कि राज ठाकरे साहब के दिल में नॉर्थ इंडियन के प्रति बहुत ही प्यार है, वो समझाने में विफल रहे। ये बात मैं मानता हूं कि अपना मैसेज वो नॉर्थ इंडियन तक पहुंचा नहीं पाए, जो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके मन में कभी कोई भेदभाव नहीं है। मेरे जैसे आदमी जो कि कभी मिला नहीं, कभी जानता नहीं, आज मैं मिला हूं, उन्होंने सम्मान किया। और जितने भी नॉर्थ इंडियन केस जहां जहां भी पेंडिंग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, जितने उत्तर भारतीय संगठन हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो सारे केसों में कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। उस समय 2014 के अंतराल में 2015, 14, 13, 16 जब ये पार्टी बनी MNS, उस समय एक चीजें ट्रेंड कर रही थी, एक परसेप्शन सेट किया जा रहा था, एक नैरेटिव सेट कर रहा था और उसको लोग चाव से देख रहे थे। राज ठाकरे बेसिकली एक हीरो जैसा पर्सनालिटी है, उनके बारे में कुछ दिखाओगे तो लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं तो मीडिया दिखाना चाहती है। जो मीडिया दिखाना चाहती है, एक मैंने न्यूज देखा कि एक कोई आदमी आया सड़क पे, राज ठाकरे साहब इस बात को बोल रहे थे, उसने एक बिहारी कोई समोसे बेच रहा है, उसको मारा, समोसा उछल गया, गिर गया, उसको स्लो मोशन उन्होंने बार बार दिखाया। अब ये देख के मैं भी प्रभावित हुआ कि लोग मार रहे हैं क्या, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने बहुत ही गहरा रिसर्च किया है और रिसर्च करके मैं ये हमारे डॉक्यूमेंट में आपको देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट तो दिल्ली हाई कोर्ट, एक मेरा ये पिटीशन है 76061 रिट पिटीशन, जिसमें कहा गया, मैंने ये कहा है कि राज ठाकरे साहब और MNS के लोग बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, हर चुनाव में करते हैं और इसको रिपीट करते हैं। इसलिए इनके पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए। सेक्शन 16A सिंबॉलिक ऑर्डर और 29A RP एक्ट और 324 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन, मैं एक छोटा आदमी अपने पर्सनल कैपेसिटी में मेरे को लगा कि ये गलत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है वो कहा कि नहीं, ये गलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी जांच की, जांच करके उसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी और बोला कि राज ठाकरे साहब का और MNS पार्टी में कोई भी हेट स्पीच, मैं इसको कोट करता हूं कोट टू कोट, हेट स्पीच नाम का कोई चीजें हेट स्पीच के जो डेफिनेशन में आता हो वैसा राज ठाकरे ने कभी नहीं कहा।
उनके संविधान में नॉर्थ इंडियन के प्रति कोई भेदभाव बातें वाली है नहीं, बट किसी न किसी कारण से ये परसेप्शन, ये नैरेटिव सेट हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है कि ये नॉर्थ इंडियन के खिलाफ है। मैं अपने वर्षों की मेहनत, 10 साल की मेहनत रिसर्च के बिना पर यह अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी भी नॉर्थ इंडियन के मन में एक भी शंका हो तो मेरा नाम लिखे गूगल में, मिथिलेश कुमार पांडे, और दिल्ली हाई कोर्ट लिखे मिथिलेश कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कितने लिटिगेशन किए हैं ठाकरे साहब से, और एमने से नतीजा क्या रहा? नथिंग। कोर्ट ने कहा कि ही इज अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी और वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मराठी लोगों के लिए करना चाहते हैं। किसी से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे से नफरत करना है। अगर हम आम खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको केला से नफरत है। वो अपने घर को, अपने महाराष्ट्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसको और ब्रदरहुड की भावना के खिलाफ उन्हें बोला। तो मैं उस भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए, और राज साहब से मैं मिल के आया हूँ, बहुत ही बड़े दिल के आदमी हैं, और यकीन मानिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस उम्र में, मेरी 50-55 साल की उम्र हुई, कोई हमसे झूठ तो बुलवा नहीं सकता। और मैंने लिटिगेशन में, जब आप देखेंगे मेरा हिस्ट्री, आप रिसर्च करेंगे, मिथिलेश पांडे दिल्ली हाई कोर्ट लिख के मैंने वारंट निकलवाया है, नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाए हैं, पार्टी की मान्यता खत्म किया है, बहुत ही मुकदमे किए हैं, 10 मुकदमे किए हैं। लेकिन हमसे जब उनको नफरत नहीं है तो एक आम नॉर्थ इंडियन जो कि इनको जानता नहीं है, क्यों नफरत करेंगे? तो ये बात ही नहीं है। तो मैं आप मीडिया से ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे डॉक्यूमेंट पढ़ें और ये मैसेज लोगों तक दें कि वो राज ठाकरे साहब के प्रति जो भी भावना है उसको हटाए। और मैंने एक बात और देखी कि इनका जो कमिटमेंट है वो टॉप क्लास का है। इनका कमिटमेंट को आप ट्रेडमार्क मानिए, ऐसा ही मान, अगर इन्होंने कमिटमेंट कर लिया। कैसे मैं बोल रहा हूं कि आज जब मैं सुबह उनसे मिला तो उन्होंने एक बात बोली जो कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र में बैठ के कोई मराठी नेता ऐसी बातें बोल सकता है हमसे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में जो हो रहा है उनको उन्होंने मैसेज देना चाहा कि अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो कन्नड़ बोलो, वहां की मिट्टी, वहां के भाषा का सम्मान करो। अगर बिहार में रहते हो तो बिहारी बोलो। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा हूं कि कुछ पैसा है तो पहले बिहार को दो, पहले यूपी को दो, बाद में हमको दो, लेकिन हमको दो तो इसमें शेयर मत करो, जो हमें दो वो हमें दो। तो इनके विचारों को समझने के लिए एक गहराई की जरूरत है। और राज ठाकरे की बातों को ये 2 मिनट का, अब मैं देखता हूं कि एक आदमी हॉकी से मार रहा, ऑटो का शीशा फूट गया। अब उनकी पर्सनल लड़ाई थी, उसमें एमएलए का कोई रोल है कि नहीं है, लेकिन इसी को लोग चला रहे हैं। और ये चीज देख के 10 साल पहले की मीडिया की बात कर रहा हूँ। आज की मीडिया तो बहुत सही है, सही चीज दिखाती है। 10 साल पहले मीडिया के पास न्यूज कम होते थे, वो दिन भर राज ठाकरे को ही दिखाते थे। और उसको देख के कम से कम 200 वकीलों ने देश भर में केस किया, अपना कीमती समय बर्बाद किया। राज ठाकरे साहब के भी बहुत सारे एफर्ट्स लगे उस लिटिगेशन को सिद्ध करने में। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी साहब शायद पेश हुए थे, सारा केस क्लब करके एक इजाजत दिया, कोई पैरवी करने के लिए आता नहीं है। एक मेरे मुकदमे में जो चीफ जस्टिस है यूयू ललित एक बार राज ठाकरे साहब के लिए किसी मुकदमे में आप पेश हुए थे, तो उनके सामने मेरा केस लगा। उन्होंने उस केस को रेफर कर दिया कि हम इफेक्टेड पार्टी हैं। लेकिन बाद में वकीलों ने बोला कि आप इनको ठीक से पढ़िए। राज ठाकरे मतलब राज ठाकरे कोई पर्सन नहीं, एक पर्सनालिटी, एक विचारधारा। इनको विचारों को समझने की जरूरत है, उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा। और मैं 10 साल गहराई जाने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ये रिट पिटीशन है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये जो परसेप्शन है, ये जो नैरेटिव है कि राज ठाकरे नॉर्थ इंडियन को से नफरत करते हैं या नॉर्थ इंडियन के खिलाफ रहते हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इसमें कहीं कोई फैक्ट्स नहीं है। और मैं आपके माध्यम से अगर मेरी बात पहुंच पा रही हो किसी नॉर्थ इंडियन के पास, तो राज ठाकरे साहब का एक ही मकसद है कि नॉर्थ इंडियन और मराठी मिलजुल के रहें। लेकिन मराठी में रहते हैं तो मराठों की इज्जत कीजिए, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की इज्जत कीजिए, अपने देश से और माटी से प्यार कीजिए। नफरत फैलाने वाली कोई भावना मैंने नहीं पाया। और इसलिए मैं टेस्ट करने आया था कि कल मैं जाके कोर्ट को क्या बोलना है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसी कोई बात ही नहीं।
और अगर जब कोर्ट कह रही कोई बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई बात नहीं है, बिहार गवर्नमेंट कह रहा है कोई बात नहीं है, मीडिया में लोग कह रहे हैं ये गलत है, बट कोर्ट में कोई आके नहीं कह रहा। मैं तो कोर्ट में हूं ना, मैं मीडिया से नहीं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दे दिया कि राज ठाकरे मान लीजिए कि नॉर्थ इंडियन को नफरत करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जो मैंने लेटर लिखा कि आप परमिशन दीजिए, तो बोले नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो अच्छे आदमी है। ऑफिस राइटिंग में हर आदमी कह रहा अच्छे आदमी है, तो हमको राइटिंग में जब कह रहा है हमको वर्बली भी मानना चाहिए और हमें उस आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सारे नॉर्थ इंडियन राज ठाकरे को रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली वो भी उनको बहुत प्यार करेंगे और वो आज भी करते हैं। एकंदरीत आपको कुछ आता पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तुम्हाला जर त्यांना काही प्रश्न सर, विचारायचे विचारायचे असेल हैं। तर, सर आपसे सवाल है, अब जब यूपी के सांसद हैं बीजेपी के ब्रिजभूषण सिंह, वो मुंबई आ रहे हैं और इसी समय पर आपको ये एहसास हुआ या आपने ये बात मीडिया के सामने आके गई, तो कहीं टाइमिंग पे कुछ सवाल नहीं खड़े हो रहे? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बताया। ब्रिजभूषण सिंह सांसद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनका खुद का फैसला है। मैं जो आया हूं ये मेरा फैसला नहीं है। मैं जो आया हूं, आज तारीख क्या है 10 दिसंबर, 12 दिसंबर को मेरा कोर्ट में केस लगा है। कब? 2 दिन बाद। तो मैं कल तो आ नहीं, तो 2 दिन भी पहले आया हूं। मैं अपनी बातों को जो हमने केस किए हैं ये सही है कि नहीं है मैं परखने आया था। मेरे को लगा कि मैं राज ठाकरे जब जाऊंगा, जब घंटे बजाऊंगा, मिथिलेश पांडे आया हूँ जो जिसने 10 मुकदमे किए हैं आपके ऊपर, तो मेरे को लगा कि वो आदमी निकलेगा, उसके आदमी हमको मारना शुरू कर देंगे। वो हमने नहीं पाया। हमको वहाँ प्यार मिला, हमको इज्जत मिली। उन्होंने बोला कि मैं बिहारियों को, नॉर्थ इंडियन को बहुत प्यार करता हूँ पांडे जी। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे घर में आराम से रहो और मेरे घर में हमसे मिल के रहो। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं यहाँ आने से पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा चेक किया। मैं आने के पहले कितने मराठी मुंबई छोड़ के भाग गए ये डाटा चेक किया, कितने मर्डर हुए हैं ये डाटा चेक किया, कितने वायलेंस हुए हैं आज़ाद मैदान से लेके और शिवाजी पार्क से लेके, और जो एक घटना हुई 2008 में, सबको मैंने रिसर्च किया। तो मैंने पाया कोई आदमी घायल नहीं, कोई यहाँ छोड़ के भागा नहीं, कोई मर्डर हुआ नहीं, कोई हिंसा फैला नहीं। तो फैक्चुअली कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड पे कुछ नहीं। हाँ रिपोर्ट में है, मीडिया में है, बट एक्चुअली कागजों में कुछ नहीं है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेरे को लगा कि हमको भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए और मराठी और नॉर्थ इंडियन ठीक से रहें और राज ठाकरे की चीज़ों को ठीक से पहुंचाने के लिए मेरे को लगा कि मैं जाके हाई कोर्ट को ये बोलूं कि सर ये सब गलत है, मैं खुद देख के आया हूं और मैं अपना मुकदमा विड्रॉ करूं और दूसरे से भी कहूं कि वो भी विड्रॉ कर ले। मैं अपील ही कर सकता हूं। मेरी टाइमिंग आज नहीं फिक्स है, ये टाइमिंग हमारे ख्याल से 2021 में डेट लगी थी कि 12 दिसंबर को डेट लगेगी नेक्स्ट, तो मैंने उस दिन डिसाइड किया था। मागे जेव्हा अयोध्याला जाणार होते राज ठाकरे तेव्हा विरोध केला होता ब्रिजभूषण सिंह यांनी, त्यानंतर दौरा पण रद्द झाला। आता ते महाराष्ट्रात येत आहेत। आपल्याला कल्पना असेल की महाराष्ट्राची संस्कृती, खास करून आपली संस्कृती अतिथी देवो भव अशा प्रकारची आपली संस्कृती आहे आणि त्याच्यामुळे जर कोण या ठिकाणी येत असेल आणि त्याला जर काही कार्यक्रम असतील तर त्यांना विरोध करायचा आमचं काही कारण नाही। आणि साहेबांनी स्पष्टपणे ती भूमिका घेतलेली आहे तशी की कोणी त्या विषयावरती बोलायचं नाही। त्याच्यामुळे ते अतिथी देवो भव आहे, काही अडचण नाही। तरी पण त्याच्या पुढे मी सांगतो, ब्रिजभूषण साहेबांच्या मनामध्ये जर काही शंका कुशंका असतील, समज गैरसमज असतील राज ठाकरेंच्या एकंदरीत जी काय भूमिका आहे त्याच्याविषयी, तर ते आता आणायचे मुंबईला आलेले आहेत, तर त्यांनी येऊन राज ठाकरेंना भेटावं आणि आपलं मन जे काय मनातले प्रश्न तेही समजून घ्यावेत। आमची काय नाही, निमंत्रण देण्यात इथं विषय येत नाही। तुम्ही मला प्रश्न विचारला ते इथं आलेले आहे, तर मी म्हणालो अतिथी देवो भव ही आमची संस्कृती आहे, संस्कार आहे, त्याच्यामुळे ते आलेले आहेत। त्याच्यामुळे जर त्यांनी येऊन त्यांना भेटायचं असेल तर मिथिलेश जी, आपने कहा कि लगभग 200 से भी ज्यादा केस जो है राज ठाकरे साहब के खिलाफ भारत भर में है। आप कह रहे हैं कि अभी वो केसेस विड्रॉ करेंगे, मतलब आपने किए हुए केसेस विड्रॉ करेंगे, सारे 200 लोग या उससे भी अधिक तौर पर वो सारे केस विड्रॉ करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी केस हुआ है वो 153A में हुआ है, जहां अपने भाषणों द्वारा किसी की भावनाओं को भड़काया जाता है। 153A में जितने भी केसेज हुए, चाहे 200 में हो, चाहे 10 केस हो, चाहे 20 केस हो,
उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया किसी को परमिशन देने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं है। तो जब कोई भड़काऊ भाषण है ही नहीं तो मैं तो अपना विड्रॉ सारा कर लिया हूँ, और मैं जो ये मेरा इलेक्शन कमीशन वाला ये भी मैं कर रहा हूँ। मैं दूसरों से अपील कर रहा हूँ कि उन्होंने चीज़ों को समझने में गलती किया है और उसको ठीक से समझेंगे। बहुत बार ऐसा है कि ये मराठी न्यूज़ चैनल है, मराठी न्यूज़ चैनल को आप हिंदी में फिर ट्रांसलेट कीजिए, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो पानी का मीनिंग कुछ और निकलता है, दाल का मीनिंग कुछ और निकलता है, तो ट्रांसलेट करते करते कुछ दिक्कत हो जाती है। अभी साहब क्या बोल रहे हैं मराठी में मैं कुछ समझ रहा हूँ बट पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये चूंकि भाषा की कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे केसेज हो गए हैं, लेकिन मेरा केस, मैं कम्युनिकेशन गैप में नहीं हूँ। मैं तो ये पाया हूँ कि जब कोर्ट ये कह रही है कि ये केसेज गलत है, और आप बताइए आज तक किसी कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान में एक भी मैटर में कॉन्ग्रेस लिया हो राज ठाकरे साहब के अगेंस्ट, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। मतलब कोर्ट इनको सही मान के चल रही है, तो हमको तो न्यायालय की इज्जत करनी है। जब कोर्ट सही को रहेगी हम भी मान रहे हैं सही है। नितीन सरदेसाई साहेब यांनी जो प्रश्न केलेला आहे याच्याविषयी तुमचं काय मत आहे? हे अगदी योग्य आहे, आणि राजसाहेबांनी 2008 मध्ये हा सगळा विषय सुरू झाला त्याच्यानंतर वेळोवेळी सांगितलेलं आहे की अशा पद्धतीचं इतर मीडियानी, मराठी मीडियापेक्षा इतर मीडियांनी कदाचित समज गैरसमज ह्याच्यातून असेल, पण त्यांनी याचा अर्थ असा काढला की मराठी माणसावर प्रेम करणं म्हणजे दुसऱ्या कोणाला तरी विरोध करणं. तर कोर्टामध्ये त्या निमित्तानेच त्या केसेस झाल्या संपूर्ण. त्या केसेस गेली अनेक वर्ष मी स्वतः दिल्लीला जाऊन, आम्ही सगळे माझे सहकारी आम्ही जाऊन त्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. तर तिथे प्रत्यक्षात जेव्हा पुरावे सादर करावे लागतात तिथे असं कुठेच निघालं नाही. त्यातल्या कुठल्याही केसमध्ये अशा पद्धतीचे पुरावे कोणी देऊ शकलं नाही. जे काही त्यांचं म्हणणं होतं ते फक्त मीडियामध्ये जे काही दाखवलं गेलं त्या संबंधाने ते केसेस झालेल्या होत्या. त्या कुठल्याही केसेस उभ्या राहू शकल्या नाहीत, आणि ज्या शेकडो केसेस त्यातल्या ते खूपच कमी शिल्लक राहिल्यात. त्याच्यापैकी अनेक केसेस ते यांनीच केलेल्या होत्या, म्हणून त्याच्यामधून स्पष्ट झालेलं आहे. आणि आज त्यांनी स्वतः अनुभव घेतला, त्यामुळे याच्यावर अजून काय सांगणार. मेरे ऑफिस में आएंगे तो 10,000 पेज के डॉक्यूमेंट है. 2020च्या दरम्यान राज ठाकरेंनी बीबीसीला एक मुलाखत दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी सविस्तर सांगितलं होतं की आमचं जे आहे ते नोकऱ्यांच्या प्राधान्याबद्दल आणि भूमिपत्रांबद्दल. तर कुठेतरी चर्चा करायला वेळ झाला नाही त्यांच्यासाठी. नाही, पण चर्चा हे असं आहे की ते आमच्या विरोधामध्ये त्यांनी केसेस दाखल केल्या, त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्न नव्हता. जेव्हा आता त्यांच्या बहुतेक सर्व केसेस वेळोवेळी कोर्टाने रद्द केल्या आणि आता शेवटच्या 2 राहिल्या, तेव्हा त्यांना असं वाटलं की आपण याच्यातली सत्यता काय ही पडताळावी, म्हणून ते मुंबईमध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे याच्यावर ते खरं तर विरोधात आहे, ते जास्त सांगू शकतील. आम्ही आमची भूमिका वेळोवेळी कोर्टापुढे ठेवली आणि ती कोर्टाने आत्तापर्यंत मान्य केलेली आहे. एवढ्या शेकडो केसेस आम्ही हँडल केल्या. कधी कोर्टाकडून कुठल्याही प्रकारचं निगेटिव्ह आत्तापर्यंत आम्हाला जजमेंट आलेलं नाहीये. याच्यातच सगळ्या गोष्ट स्पष्ट होते. गंगापूरच्या एकीकडे खरं तर हा मुंबईचा विषय होता, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मुंबईसारख्या शहरांचा आणि ते उत्तर भारतीय मोठ्या प्रमाणात. परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये आणखी एक प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर चिघळत होतो म्हणजे सीमावादाचा. सीमावादाला घेऊन प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर सध्या तर्कवितर्क म्हणावा, आरोप प्रत्यारोप म्हणा, हे मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे. आपली काय प्रतिक्रिया? कारण रोज काहीतरी त्या संदर्भातली वक्तव्य होत आहेत. एकीकडे कर्नाटक म्हणते की आमची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम आहे, दुसरीकडे महाराष्ट्र म्हणते आमची बाजू भक्कम आहे. परंतु रोज वादविवाद होत आहेत. जाणीवपूर्वक हा वाद उकळून काढण्यात आलाय का? मला असं वाटतं की या बाबतीमध्ये राजसाहेबांनी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे आज नाही पूर्वी केली होती. आणि अशा प्रकारच्या निवडणुकीच्या तोंडावरती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी बेलगामपणे बेताल वक्तव्य करणं हे चुकीचं आहे. कदाचित ते निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारचे वक्तव्य जरी करत असले तरी ते योग्य नाही असं आमचं स्पष्टपणे म्हणणं आहे. आणि त्याच्यामुळेच मला वाटतं की महाराष्ट्रातले बरेचसे खासदार जे आहेत ते सन्माननीय राज्याचे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा साहेबांना भेटले पण होते आणि 14 तारखेला ते भेटून त्याच्यावरती काहीतरी मध्यस्थीसुद्धा करणार आहेत. पण ज्यावेळेला आपण संविधानिक एखाद्या वरिष्ठ पदावरती बसतो त्यावेळेला आपल्याला स्वतःलाही भान असलं पाहिजे की आपण नेमकं काय बोलतोय. ज्याप्रमाणे बेळगाव वगैरे आमचा भाग जो आहे मराठी भाषिकांचा त्या तिकडे आहे, तसे काही कन्नड बांधव पण आमच्या इकडे आहेत. आम्ही कन्नड बांधवांविषयी अशी कधी भूमिका घेतली नाही, पण त्याची सदैव भूमिका तीच आहे. ज्यावेळेला त्यावेळेला जो भुजबळ साहेब असा लढा दिला त्यावेळेला आम्ही तिकडे गेलो होतो, त्यामुळे आम्हाला अनुभव तो आलेला आहे.
आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. आणि साहेबांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे की तुम्ही ज्या राज्यामध्ये राहता त्या राज्याच्या भाषेशी, त्या राज्याच्या मातीशी तुम्हाला एकरूप होणं गरजेचं आहे. ही त्यांची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे आहे आणि ती व्हायला, आणि ती भूमिका चुकीची असं मला वाटत नाही. आणि ते तिकडची लोकही येऊन साहेबांना भेटून गेली, त्यावेळेला मलाही भेटली, आम्ही सगळेच होतो, त्यावेळेला त्यांना स्पष्टपणे तशा प्रकारचं सांगितलेलं आहे. पण जाणून बुजून आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही भडकाऊ जे काही बोलत आहेत ते अत्यंत चुकीचं आहे आणि ते महाराष्ट्र सहन करू शकणार नाही. तसाच वेळ आला तर त्याच्या विरोधात आम्हाला वेगळं आणि उग्र असं आंदोलन करावं लागेल, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी. 17 तारखेला एकंदरीत विरोधी पक्ष जो आहे संपूर्ण भाग तो आंदोलनाला उतरणार आहे. महामोर्चाचं आयोजन केलंय. त्यात मनसे कुठेतरी असेल का? कारण की वेळोवेळी शिवाजी महाराज त्यानंतर आंबेडकर यांवर आक्षेप वर्तव्य, अपवादकारक वर्तव्य शब्द वापरले जातात. मला असं वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराज ही आमची अस्मिता आहे आणि आमच्या साहेबांचं शिवाजी महाराजांबद्दल असणारं जे काही प्रेम आहे ते तुम्हाला कल्पना आहे. परंतु त्यांनी आंदोलन घेतलंय म्हणून आम्ही त्या आंदोलनाला जायला पाहिजे असं काही नाही. आणि ह्याचा फायनल निर्णय पक्षप्रमुखच घेतील आणि आम्हाला जर काय करायचं तर आम्ही स्वतःही करू. पण छत्रपतींच्या कुठल्याही गोष्टीच्या बद्दल तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. ते राज्यपाल असोत, मंत्री असोत, मुख्यमंत्री असोत किंवा आणखीन कोणते वरिष्ठ नेते असोत, आमच्या अस्मितेला कोणीही हात लावू शकत नाही, टच करू शकत नाही, बोलू शकत नाही. मग त्याला जशाच तसं उत्तर दिलं जाईल एवढी जाणीव मात्र सगळ्यांनी ठेवावी. सातत्याने मंत्री असे वक्तव्य करतायत, हे काय ठरवून करतायत का? कारण आता चंद्रकांत पाटील यांनी देखील तसंच वक्तव्य केलं की बाबासाहेब आंबेडकर असतील, फुले कर्मवीर असतील, यांनी भीक मागून शाळा उभ्या केल्या. ते मंत्री म्हणून अशा पद्धतीचे वक्तव्य करतात. कशा पद्धतीने महापुरुषांनी तुम्ही मंत्री आहात आणि तुम्ही खरं म्हणजे दादांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य करणंच मुळात चुकीचं आहे. कदाचित त्याचा बोलण्याचा गैरविचार वेगळा असेल, तो विषय नाही. पण त्याला एक गोष्ट खरी आहे की त्यावेळेला लोकांनी लोकवर्गणीतून सगळं हे सगळं वैभव उभं केले, ते समाजासाठी उभं केलेलं वैभव होतं आणि त्यामुळे अशा प्रकारचं वक्तव्य करणे अत्यंत चुकीचं असं मला स्वतःला वाटतं. नंदगोड साहेब, राज ठाकरेंचा अयोध्या दौरा रद्द झाला होता, स्थगित झाला होता, तर राज ठाकरे अयोध्याला कधी जातील? आणि पुन्हा जर ब्रिजभूषण सिंग यांनी जर विरोध केला की माफी मागत नाही तोपर्यंत आम्ही येऊ देणार नाही, ते त्या वक्तव्यावर ठाम आहेत, तर तेव्हा मनसेचं पाऊल काय? मला असं वाटतं की आता त्यावेळेला आणि ह्या वेळेला हा विषय येणार नाही. अजून काही निर्णय आपला त्या विषयावरती झालेला नाही, जाण्याचं अजून ठरलेलं नाही. जायचं आहे हे निश्चित आहे. आता कधी जायचं ते त्यावेळेला ठरवू, त्यावेळेला जी परिस्थिती त्यावेळेला पाहू काय करायचं. महाराजांगावकर, मुंबई महानगरपालिकेच्या आता निवडणुका येत आहे, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहे का? मला असं वाटतं या बाबतीमध्ये साहेब स्वतःच बोललेले आहेत की आत्तापर्यंत आमच्या पक्षाची निर्मिती झाल्यापासून आम्ही स्वतःचंच अस्तित्व ठेवून आमची निवडणूक आम्ही स्वबळावर लढवलेली आहे. आम्ही कधीच कोणाच्या कोंबड्या घेतल्या नाहीत आणि कोणाच्या मांडीवरही जाऊन कधी बसलो नाही. आज लावणी सम्राज्ञी सुलोचना देवी यांचं थोड्या वेळापूर्वी निधन झालेलं आहे. महाराष्ट्रातली लावणीची वैभवशाली परंपरा त्यांनी इतके वर्ष जपून ठेवली. नाही, खरं म्हणजे सुलोचना दिदीचं योगदान हे संपूर्ण भारताला माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे दिदी निघून जाणं हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी प्रचंड दुःखदायक घटना आहे. पक्षाच्या वतीने आम्ही त्यांना भावपूर्ण आदरांजली श्रद्धांजली अर्पण करतो. नानगांव सर, एक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून बनाने जा रही है, तो ऐसे में एमएनएस का इस पर क्या रवैया है और क्या सुझाव होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत बात नहीं है. आपके धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए आप किसी का भी बलि देंगे तो ये ठीक नहीं है. आपके सामने अभी देखिए, आप जैसा आफ्ताब जैसा भी मुद्दा आ गया उस श्रद्धा का, ये गलत है. तो लव जिहाद जैसा कानून बिल्कुल देश में ही होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. जैसे हमने कहा, साहब ने मांग की थी कि सिविल कोड आना चाहिए, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड वो आना चाहिए, वैसा है वो. लव जिहाद के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकती, तड़जोड़ ही नहीं हो सकती. कानून बनाना चाहिए. अगर कानून बनाएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे.
सर, हेच मराठी- हेच मराठी. राज्य सरकार लवची राज्य लवकरच हा कायदा देखील अंमलात येऊ शकतो. लव्ह जिहाद विरुद्ध जर कायदा येत असेल तर त्या कायद्याचा आम्ही सन्मान नक्कीच करू. कारण केवळ हा कुठल्या धर्माच्या विरोधातला कायदा नाही. कोणत्या धर्माने कोणत्या धर्मामध्ये इंटरफेअर करायला नाही पाहिजेत. आणि अशा प्रकारची जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, छळवणूक, हत्या या घडता कामा नयेत. आणि त्याच्यावरती पाबंदी म्हणजे त्याच्यावरती बंदी आणणं गरजेचं आहे. त्याची भीती वाटली पाहिजे आणि भीती वाटणाराच कायदा या राज्यामध्ये आला पाहिजे. तो एवढा कडक कायदा पाहिजे की कोणाच्या मनात सुद्धा प्रश्न उपस्थित नाही झाला पाहिजे. मंगल प्रभात लोढ़ा ने जस्ट अभी बयान दिया है कि आने वाले 7 दिनों के भीतर लव जिहाद और अंतर्जातीय जितने भी विवाह होते थे महाराष्ट्र में, इसमें विशेष करके 10 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है और एक कमेटी इस पूरे मामले को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी सरकार को. उसके बाद इस तरह के कानून है उस पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक कानून बनाया जाएगा. अभी क्या है कि वो राज्य के मंत्री है और कोई भी अगर कानून बनाना होता है तो उसके पहले कुछ सोच विचार करना पड़ता है और सोच विचार करने के बाद ही वो कानून बनता है. उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और उसके बाद ही कानून बनता है. तो उन्होंने इसलिए वो 10 लोगों की कमेटी बनाई है. तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा कायदा जब बनाना है वो उत्तर प्रदेश की धरती पे हो या और कुछ, तो उसके ऊपर आदान प्रदान विचारों का होना चाहिए और कोई भी उसमें त्रुटि बिना रहे वो कानून आना चाहिए. चांदोकर साहब, आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी कानून बनना चाहिए. ऑलरेडी उत्तराखंड और गोवा में इस तरह का 2 राज्यों में लागू है. महाराष्ट्र में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, तो उनको लागू करना चाहिए, ये आपकी इस प्रकार में मांग रहेगी? मुझे लगता है कि हमारे सामने ये बात अत्यंत स्पष्ट भूमिका से कही है कि समान नागरिक कायदा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कायदा राज्य भले बनाएंगे मगर ये देश ने कायदा बनाना चाहिए. संसद में कायदा होना चाहिए तो ही पूरे देश को लागू होगा. कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उद्धव जी ने कहा कि वो कर्नाटक सीमा विवाद और बाकी जो महापुरुषों का अपमान हो रहा है उस पर भी भूमिका साफ करे. आप क्या कहना हैं? अभी अच्छी बात है, अगर वो अपनी भूमिका बोल देंगे तो अच्छी बात है. अभी वो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे, पंतप्रधान जी, हम क्या बता सकते हैं, मगर वो अच्छी बात है. थैंक यू सर. धन्यवाद.